नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम इंडियन हिस्ट्री के सबसे फैसिनेटिंग चैप्टर्स में से एक पावरफुल मराठा एम्पायर के राइज एंड फॉल के बारे में बात करने वाले हैं। 17th सेंचुरी इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा जब मराठा एम्पायर इमर्ज हुआ, एक फॉर्मिडेबल पावर जिसने स्टेबलिश्ड एम्पायर्स के डोमिनेंस को चैलेंज किया और सब कॉन्टिनेंट के इतिहास को चेंज कर दिया। इस पीरियड को एग्जामिन करते वक्त हम मराठास के रेजिस्टेंस की सिग्निफिकेंस को अंडरस्टेट नहीं कर सकते, स्पेशली मुगल एक्सपांशन के अगेंस्ट, पर्टिकुलरली एम्परर औरंगजेब के रेन के दौरान जब इंपीरियल बाउंड्रीज अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची थी। लेकिन रुको, बैटल सीन्स और पॉलिटिकल ड्रामा में घुसने से पहले एक स्टेप बैक लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि डेक्कन प्लेटू से एक रीजनल पावर इतनी बड़ी थ्रेट कैसे बन गई मुगल्स के लिए? चलिए जानते हैं। मराठा एम्पायर के राइज के कई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिन्हें क्रेडिट दिया जा सकता है, जैसे कि डेक्कन रीजन द्वारा ऑफर किए गए जियोग्राफिकल एडवांटेजेस, डेक्कन सल्तनत का ग्रेजुअल वीकनिंग, औरंगजेब द्वारा इंप्लीमेंट की गई कंट्रोवर्शियल रिलीजियस पॉलिसीज और भक्ति मूवमेंट बाय सेंट्स, जैसे कि संत तुकाराम, संत रामदास और संत एकनाथ द्वारा प्रमोट की गई सोशियो कल्चरल यूनिटी। मराठा एम्पायर की कहानी समझने के लिए हमें डेक्कन रीजन के पॉलिटिकल लैंडस्केप को अंडरस्टैंड करना होगा। 16th सेंचुरी की शुरुआत में पावरफुल बहामानी सल्तनत जो 1347 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी, वो फ्रैगमेंटेड होने लगी। 1490 से 1528 के बीच में इस फ्रैगमेंटेशन से 5 अलग अलग सल्तनत इमर्ज हुई, जिन्हें डेक्कन सल्तनत कहा जाता था। ये 5 डेक्कन सल्तनत्स थी: अहमदनगर सल्तनत, स्टैब्लिश्ड इन 1490, जहां मलिक निजाम शाह का राज था। बीजापुर सल्तनत, स्टैब्लिश्ड इन 1490, जिसके शासक थे आदिल शाह। बेरार सल्तनत, ये भी 1490 में स्टैब्लिश हुई अंडर फतुल्ला इमद उल मुल्क। गोलकोंडा सल्तनत, स्टैब्लिश्ड इन 1580, लेड बाय कुतुब उल मुल्क। बिदार सल्तनत 1528, जहां कासिम बारिद का राज था। बेसिकली डेक्कन रीजन में ये 5 किंगडम्स थे जो हमेशा एक दूसरे से कम्पीट करते थे, और साथ ही नॉर्थ से मुगल एम्पायर भी स्लोली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगी थी। 17th सेंचुरी की शुरुआत में मुगल्स ने नॉर्थर्न डेक्कन को कैप्चर कर लिया था। इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू में रहने वाले पीसेंट वॉरियर्स जो मराठी भाषा बोलते थे, उन्हें मराठास कहा जाता था। इनिशियली मराठास बीजापुर और अहमदनगर सल्तनत्स में चीफ कमांडर्स के रूप में सर्व करते थे। सोचो क्या सिचुएशन थी। नॉर्थ में पावरफुल मुगल्स, डेक्कन में 5 कंपीटिंग सल्तनत्स और बीच में ये मराठा वॉरियर्स जो स्लोली अपनी पावर स्टैब्लिश कर रहे थे। क्या आपने कभी सोचा था कि इन मराठा वॉरियर्स से एक दिन एक पावरफुल एम्पायर बनेगा? इन मराठा वॉरियर्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्लैन था भोसले क्लैन, जिन्होंने आगे जाके मराठा एम्पायर की स्थापना की और मुगल सल्तनत को कड़ी टक्कर दी। तो चलिए इस क्लैन की कहानी को समझते हैं। मालोजी भोसले अहमदनगर सल्तनत के एक रिस्पेक्टेड मिलिट्री जनरल थे। उनकी लॉयल्टी और मिलिट्री स्किल्स के लिए उन्हें पुणे और सुपर डिस्ट्रिक्ट्स की जागीर दी गई। मालोजी के बेटे शाहजी भोसले का जन्म 1594 में अहमदनगर सल्तनत के टेरिटरी में हुआ। शाहजी ने अपने पिता की जागीर इनहेरिट की और अहमदनगर के चीफ मिलिट्री कमांडर बने। अहमदनगर सल्तनत अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हुआ, कभी मुगल्स के साथ तो कभी बीजापुर के साथ। शाहजी भोसले ने इस सिचुएशन का फायदा उठाकर साइड्स चेंज करते रहे ताकि उनकी ऑटोनॉमी बनी रहे। मुगल एम्परर शाहजहां डेक्कन प्लेटू कैप्चर करना चाहते थे, इसलिए शाहजी भोसले के साथ शाहजहां ने एक अलायंस बनाकर संगमरमर और जुन्नर कैप्चर किया। लेकिन 1632 में मुगल्स ने शाहजी की जागीर छीन ली, जिसके बाद उन्होंने बीजापुर सल्तनत को ज्वाइन कर लिया। 1636 तक मुगल्स ने शाहजी लेड बीजापुर फोर्सेस को कई बैटल्स में हराया और उनकी जागीर पुणे से छीन ली गई। इसके बाद मुगल बीजापुर ट्रीटी साइन हुई, जिसके चलते कई राज्य शाहजी महाराज को मुगल्स को देने पड़े।
शाहजी पुणे की जागीर कलेक्ट कर सकते थे पर वहां रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ये जागीर अपनी वाइफ राजमाता जीजाबाई और अपने बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज को दे दी। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज अभी बच्चे थे, इसलिए दादोजी कोंडादेव उनके बिहाफ पर जागीर कलेक्ट करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में 19 फरवरी को पुणे के शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। उनके गार्डियन और टीचर दादोजी कोंडादेव थे और उनके स्पिरिचुअल गुरु समर्थ रामदास थे। 1647 में दादोजी कोंडादेव के देहांत के बाद पुणे की जागीर पूरी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के कंट्रोल में आ गई। बस फिर क्या था, सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपनी पहली विजय हासिल की जब उन्होंने 1646 में तोरना फोर्ट को कैप्चर किया। 1656 तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ फोर्ट, जिसे तब रायरी के नाम से जाना जाता था, उसे स्ट्रैटेजिकली कैप्चर कर लिया, जो बाद में मराठा एम्पायर की राजधानी बना। उनकी तेजी से बढ़ते टेरिटोरियल एक्विजिशन से बीजापुर सल्तनत को अलर्ट कर दिया था, जो उस वक्त आदिल शाह II के अंडर था। आदिल शाह को मराठा एम्पायर का ये तेजी से बढ़ता प्रभाव पसंद नहीं आ रहा था, जिसके कारण 1659 में हुई बैटल ऑफ प्रतापगढ़ आदिल शाह II ने अपने एक खतरनाक सरदार अफजल खान को भेजा छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए। कहने को तो ये मीटिंग एक समझौते के लिए थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को अंदाजा था कि ये एक ट्रैप है, इसलिए उन्होंने कंडीशन रखी कि मीटिंग में कोई भी हथियार नहीं लाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपना कवच पहना था और चुपके से अपने पास वाघ नख यानी कि टाइगर क्लॉस और एक बिछवा यानी कि छोटा सा डैगर भी रख लिया था। जब अफजल खान गले मिलने के बहाने उन पर हमला करने लगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे। उन्होंने तुरंत अपने वाघ यानी कि टाइगर क्लॉस से अफजल खान पर वार किया और उसे वहीं मार गिराया। मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट औरंगजेब के राज्य के दौरान काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया था। 1660 में मुगल एम्परर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को डेक्कन का गवर्नर अपॉइंट किया, जिन्होंने तुरंत पुणे पर कब्जा कर लिया और वहां अपना बेस बनाया। अप्रैल 1663 में शिवाजी महाराज ने एक ऑडेशियस प्लान बनाया। एक शादी के जश्न के बहाने 400 मराठा सोल्जर्स को मेहमानों के रूप में शाइस्ता खान के रेसिडेंस लाल महल भेज दिया। इस डेयरिंग अटैक में छत्रपति शिवाजी महाराज खुद शाइस्ता खान के प्राइवेट चेंबर तक पहुंच गए और अपनी तलवार से शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी। शाइस्ता खान मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। यह ऐतिहासिक घटना आज भी शौर्य दिन या शिव तेज के रूप में याद की जाती है। 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल जनरल राजा जय सिंह I के बीच ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई। इस ट्रीटी के तहत शिवाजी महाराज को अपने 23 फोर्ट्स मुगलों के हवाले करने पड़े, लेकिन अपने कोर टेरिटरीज उन्होंने अपने पास रखी। लेकिन दोस्तों, यह एक टेम्पररी समझौता था। 1666 में आगरा से बच निकलने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मिलिट्री पावर को फिर से ऑर्गेनाइज किया और 1670 तक उन्होंने तेजी से अपने फोर्स वापस जीतने शुरू कर दिए और मराठा शक्ति को नए सिरे से उठाया। आखिरकार 1674 में रायगढ़ फोर्ट पर उनका राज्याभिषेक हुआ, जिसमें उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में स्वीकारा गया। यह सिर्फ एक सिंबॉलिक मूवमेंट नहीं था, इसके साथ उन्होंने मराठा एम्पायर को फॉर्मली स्टैब्लिश भी किया और एक सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी डेवलप किया, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहते हैं। यह फ्रेमवर्क छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भी मराठा राजनीति का एक मजबूत आधार बना रहा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर मराठास ने रेवेन्यू सिस्टम को कैसे यूज किया। मराठा रेवेन्यू सिस्टम इनोवेटिव टैक्स मैकेनिज्म्स था, जैसे चौथ और सरदेशमुखी को अपनाया। चौथ एक लेवी थी जो इंपीरियल बाउंड्रीज के बाहर की टेरिटरी से एक छोटी सी रकम 1/4 1/4 कलेक्ट करती थी। सरदेशमुखी एक एडिशनल लेवी थी जो 1/10 यानी कि 1/10 पार्ट था, जो मराठा प्रोटेक्शन के एक्सचेंज में दिया जाता था। मराठा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एक 8 मिनिस्टर काउंसिल, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, उससे बना हुआ था। इसमें
पेशवा यानी कि प्राइम मिनिस्टर, सेनापति यानी कि मिलिट्री कमांडर, अमात्य यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स शामिल थे, जिन्होंने सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच एक इफेक्टिव गवर्नेंस मॉडल बनाया। मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट अपने एपेक्स पर पहुंचा औरंगजेब के एक्सटेंसिव डेक्कन कैंपेन 1681 to 1707 के दौरान। मराठास को कंट्रोल करने के लिए इनॉर्मस रिसोर्सेस कमिट करने के बावजूद औरंगजेब का प्रोलॉन्ग सदर्न एक्सपेडिशन अल्टीमेटली मुगल एम्पायर के नॉर्दर्न फाउंडेशंस को वीकेंड कर गया, वाइल साइमल्टेनियसली मराठा रेजिस्टेंस को इरेडिकेट करने में फेल रहा। औरंगजेब ने लिटरली अपनी लाइफ के लास्ट 27 साल मराठास को डिफीट करने की कोशिश में स्पेंड किए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 27 साल, और फिर भी मराठाओं ने हार नहीं मानी। इन सब के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत होता है 1680 में, जिसके बाद एम्पायर में सक्सेशन डिस्प्यूट्स एक्सपीरियंस किए गए उनके बेटों संभाजी महाराज और राजाराम महाराज के बीच, और इस लड़ाई में संभाजी महाराज इनिशियली प्रिवेल कर गए और मराठा एम्पायर के राजा बने, लेकिन उनका कैप्चर और एग्जीक्यूशन कर दिया गया औरंगजेब द्वारा 1689 में, जो कि एक सिग्निफिकेंट इवेंट था इतिहास में। अब ये एग्जीक्यूशन एक पूरी अलग कहानी है जिसे हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मराठा एम्पायर के आगे के इतिहास के बारे में। छत्रपति संभाजी महाराज के देहांत के बाद छत्रपति शाहू वन के नॉमिनल लीडरशिप के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ग्रेजुअली शिफ्ट हुई पेशवास की तरफ, बिगिनिंग विद बालाजी विश्वनाथ। पेशवा एरा ने मराठा एम्पायर को अपनी चरम पर पहुंचा दिया। बाजीराव वन 1720 to 1740 के अंदर मराठा इन्फ्लुएंस ड्रामेटिकली नॉर्थवर्ड एक्सपांड हुआ। बाजीराव वन बेटे थे बालाजी विश्वनाथ के, और बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बने थे साल 1713 में। बाजीराव वन के बेटे बाजीराव ने डिक्लाइनिंग मुगल एम्पायर के साथ रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज किया 1752 के एग्रीमेंट्स के थ्रू, एस्टेब्लिशिंग मराठा लीडरशिप ओवर सब कॉन्टिनेंट के सिग्निफिकेंट पोर्शंस और एक कन्फेडरेसी सिस्टम बनाया जिसमें सेमी ऑटोनॉमस मराठा चीफ अलग अलग रीजन्स को गवर्न करेंगे। 1761 में पानीपत की बैटल आई, एक मैसिव टर्निंग पॉइंट। मराठास ने अहमद शाह अब्दाली की अफगान फोर्सेस का सामना किया और अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने एक ही दिन में 40,000 से 70,000 सैनिकों को लूज कर दिया। ये इतना डेवेस्टेटिंग था कि जब पेशवा बालाजी बाजीराव ने ये न्यूज सुनी, वो लिटरली शॉक से अपनी जान खो बैठे। पोस्ट पानीपत पीरियड ने मराठा कन्फेडरेसी के अंदर इंटरनल फ्रैक्चर्स विटनेस किए, कोइंसाइडिंग विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मराठास अभी भी थे डोमिनेंट इंडियन पावर, लेकिन क्रैक्स दिखने लगे थे। इंटरनल फाइट्स, सक्सेशन इश्यूज। साल 1802 में ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन होती है, जिसके थ्रू पेशवा बाजीराव टू ने एक सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया, और इस ट्रीटी ऑफ बसाइन के चलते मराठा सोयरनीति को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 के बीच हुई, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 और 1818 में हुई। इन दोनों वॉर्स के बाद प्रोग्रेसिवली मराठा पॉलिटिकल अथॉरिटी को डिमिनिश किया गया अंटिल इट्स फाइनल डिसोल्यूशन, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा कंट्रोल ले लिया। दो मराठा एम्पायर एंड हो चुका था, लेकिन मराठा एम्पायर की लेगेसी हमारे साथ आज भी जिंदा है। उनके नवल इनोवेशंस, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और कल्चरल कंट्रीब्यूशंस इंडियन हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस में रेजोनेट करते हैं। और इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज को द फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने नेवी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर मराठा एम्पायर को स्टेब्लिश किया था। और सबसे इम्पोर्टेंटली उन्होंने दिखाया कि एक इंडियन पावर राइज कर सकती है और फॉरेन रूलर्स को चैलेंज भी कर सकती है। एक लेसन जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान मच लेटर नहीं बुलाया जा सकता है। अगर आप भी इससे उतने ही फैसिनेटेड है जितना कि मैं हूँ, तो अभी सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट्स में बताएं कि मराठा एम्पायर का कौन सा एस्पेक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा।